हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें ऑर्गेनाइजेशन, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हम ये भी कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बेस है। एंड ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग टाइप्स करने के बाद आज हम इस सेशन में करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसके कौन कौन से प्रिंसिपल हैं और ये क्या प्रिंसिपल्स हैं, इसको कौन सपोर्ट करता है और कौन नहीं करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाता है जब इसके लिए कुछ थिंकर्स हैं वो कहते हैं जो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन में होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं अगर हम इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई करते हैं, इसको हम एज सच नहीं अप्लाई कर सकते जैसे हम नेचुरल साइंस में अप्लाई करते हैं। वहां पर यह प्रिंसिपल रिजिड होते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रिंसिपल्स हैं टाइम के साथ, प्लेस के साथ, सिचुएशन के साथ चेंज हो जाते हैं, तो फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल्स होते हैं। इसीलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं कि हम इसको अडॉप्ट करें या ना करें। लेकिन फिर भी जो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रख रहे हैं और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है कुछ ना कुछ चेंज कर विथ फ्लेक्सिबिलिटी जो ये प्रिंसिपल्स हैं इन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करती है। तो पहले हम आज इस सेशन में ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन करेंगे। आफ्टर दैट जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं हम इसको वन बाय वन सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो पहले मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें प्रिंसिपल्स का क्या मीनिंग है। अगर हम जनरल मीनिंग देखें, प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है, ए काइंड ऑफ रूल, एक रूल, एक लॉ को हम प्रिंसिपल कह देते हैं जिसमें ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस डिफाइन की जाती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग है वो कैसे होगी। तो जो भी गाइडलाइंस हैं हम उसको प्रिंसिपल्स कह रहे हैं। एंड ये प्रिंसिपल्स हैं ये किस लिए डिटरमिन किए जाते हैं, फॉर अचीविंग द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो भी ऑब्जेक्टिव था, जो भी पर्पस था, इसको अचीव करने के लिए ही प्रिंसिपल्स होते हैं। वर्क को स्मूथ बनाने के लिए, अच्छी वर्किंग के लिए, एफिशिएंसी के लिए प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया जाता है। अगर हम जनरल मीनिंग प्रिंसिपल का लेते हैं, जो हमारे प्रिंसिपल्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, अगर हम नेचुरल साइंस में भी वही प्रिंसिपल को डिस्कस करें तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं ये कोई लॉ नहीं है लाइक द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल साइंस। अगर हम ग्रेविटेशनल लॉ की बात करते हैं वो हर जगह सेम है, टाइम एंड प्लेस के साथ चेंज नहीं होते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम हायरार्की का प्रिंसिपल भी लेते हैं ये भी चेंज होता जाता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल है, यूनिटी ऑफ कमांड है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं ये भी चेंज होते जाते हैं, इनकी नेचर चेंज होती जाती है। इसीलिए इसके लॉ आपको ये नहीं मानना चाहिए कि जैसे नेचुरल लॉ है, नेचुरल साइंस है उसमें रिजिड होते हैं वैसे इसमें भी रिजिड होंगे। जो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दे आर एग्रीड एंड एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर एक प्रिंसिपल में इसको एक्सेप्ट भी किया जाता है और एग्री भी किया जाता है। इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू इनको अडॉप्ट किया गया है। तो जो मेन सपोर्टर्स हैं जो कहते हैं प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनाइजेशन है जो होना बहुत जरूरी है, वो हैं जेडी मुन्नी, लूथर गुलिक, फिफ्नर, हेनरी फ्योल, लूथर उर्विक, एलडी वाइट एंड और भी बहुत थिंकर्स हैं जो प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस है वो बताते हैं। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसकी नेचर कैसी है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स हैं these are not as exact as the principles of natural science। जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया है कि जो नेचुरल साइंस की तरह एग्जैक्ट नहीं होते, यूनिवर्सल नहीं होते हैं, जो टाइम प्लेस के साथ चेंज हो जाते हैं। दे आर फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ विजडम एंड एक्सपीरियंस। जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स हैं इनको एक्सपीरियंस के बेस पर ही फॉर्म किया है। जैसे हेनरी फ्योल की बात करते हैं, जो हेनरी फ्योल थे ये क्या थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे। जब जे अपने डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो जे 14 प्रिंसिपल्स देते हैं।
ऐसे ही अदर थिंकर्स हैं वो भी एक्सपीरियंस के बेस पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स हैं उनको अडॉप्ट करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स हैं these are generally valid principles which can differ in practice from place to place and even from time to time। जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स हैं जे वैलिड भी हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट भी किए जाते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस है वो डिफरेंट हो सकती है। टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस चेंज होते जाते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस रखती है। तो डेमक एंड अदर थिंकर्स हैं वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, वो कहते हैं इट इज पॉसिबल टू लिस्ट सेवरल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर नॉट टू रिजिड एंड दैट अप्लाई टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीनिंग अगर आप कहते हो जो प्रिंसिपल्स हैं ये क्या है, फ्लेक्सिबल हैं। अगर फ्लेक्सिबल हैं, चेंज होते जाते हैं, क्या हमको ये अडॉप्ट करनी चाहिए या नहीं। इसलिए डेमक आंसर देते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रिंसिपल है जो हर एक प्लेस पर प्रिवेल करते हैं और वो इतने रिजिड भी नहीं है। इसलिए हमको प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्टडी करने की, इसको प्रैक्टिस में ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट करने की जरूरत है। जो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट टाइम इसको सुजेस्ट किसने किया था, W.F. Willoughby in his book Principles of Public Administration जो 1927 में पब्लिश होती है। वो प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग बात करते हैं कि हमको ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स हैं इनकी स्टडी करने की जरूरत है। उसके बाद बहुत ज्यादा ऑथर्स हैं वो वे ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स हैं इसकी स्टडी करते हैं, जैसे लूथर गुलिक हैं, मुन्ने हैं, फिफ्नर, हेनरी फ्योल, उर्विक, एल.डी. बट जी सभी अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं वो भी देते हैं। और जो हेनरी फ्योल हैं जो कि एक माइनिंग इंजीनियर थे, एग्जीक्यूटिव थे, इसके डायरेक्टर थे, उन्होंने अपनी बुक इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट जो 1930 में पब्लिश होती है, ये फ्रेंच थिंकर थे और इसको ट्रांसलेट किया जाता है इन 1949। इसलिए इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट की बुक है, इसको कई बार 1949 का नेम भी दिया जाता है। तो हेनरी फ्योल हैं, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे जो इनके एक्सपीरियंस के ऊपर बेस थे, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स कहते हैं। अगर हम अदर थिंकर्स की बात करते हैं, मुन्ने, गुलिक, ऑरविक, तो इनके जो भी प्रिंसिपल्स हैं ऑलमोस्ट इसमें ही कवर हो जाते हैं। तो जो हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ वर्क। कहते हैं कि जो वर्किंग है ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को स्पेशलाइजेशन के बेस पर हमको डिवाइड करनी चाहिए, क्योंकि हर एक वर्कर है वो टोटली एफिशिएंट नहीं होता है। जिस फील्ड में वो स्पेशलाइज्ड है हमको वैसे ही वर्क को डिवीजन करनी है, तो इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी एंड कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। नंबर 2, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी है जो ऑर्गेनाइजेशन के काम को स्मूथ बनाती है, ऑर्डर देती है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अथॉरिटी के साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं उसको फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके पास होती है जिसके पास अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। अगर हम चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ वर्किंग हो तो डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन का मीनिंग है कि एक्चुअल में जो वर्कर है इनका बिहेव स्मूथ हो, जिससे कोऑपरेटिव एक्शन किए जाए, कलेक्टिव वर्क है वो किया जाए। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मीनिंग है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सिर्फ एक पर्सन से ही कमांड है वो लेते हो, उनके ऊपर एक ही मैनेजर होना चाहिए जिसको वो अपनी रिपोर्ट भी दे, जो उनको डायरेक्ट भी करता है, सुपरवाइज भी करता है। तो यूनिटी ऑफ कमांड की बात कही है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो भी एम्प्लॉइज हैं इनको डायरेक्ट, इनको गाइडलाइंस देने का काम भी एक मैनेजर का होना चाहिए। अगर डिफरेंट मैनेजर जी काम करेंगे तो इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय है वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, ये भी प्रिंसिपल है जिससे ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल वर्किंग है स्मूथ हो सकती है। नेक्स्ट इज
सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये कहते हैं कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट कोई प्राइमरी नहीं होते हैं। इंटरेस्ट किसके प्राइमरी होते हैं? जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके इंटरेस्ट प्राइमरी होते हैं। अगर हम डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन लेते समय हम अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं इसको नहीं देखेंगे। हम डिसीजन कैसे लेंगे? जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हो, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिल रहा हो। नेक्स्ट इज रिम्यूनरेशन। मीनिंग क्या हुआ? वेजेस। जो वर्कर हैं अगर वो काम करते हैं तो उनको उनका रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, उनको मिनिमम इतनी वेजेस पे की जानी चाहिए ताकि उनकी नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके। तो उनका रेम्यूनरेशन है बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए। वो तो हर एक एम्प्लॉय को उसका बेस्ट रेम्यूनरेशन है, रिवॉर्ड है लेबर का, वो प्रोवाइड कराना बहुत जरूरी है। इससे ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी आती है, वर्कर हैं वो अच्छे से काम करते हैं। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग है वो सेंट्रलाइज्ड हो या डिसेंट्रलाइज्ड हो। सेंट्रलाइज का मीनिंग है जो डिसीजन है एक अथॉरिटी के पास होंगे। अगर अथॉरिटी डिवाइड हो जाए, डेलीगेटेड अथॉरिटी हो जाए तो वो डिसेंट्रलाइजेशन बन जाती है। तो इसके लिए हेनरी कहते हैं कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर साइज बड़ा है, सेंट्रलाइज पॉसिबल नहीं है तो डिसेंट्रलाइजेशन होगा, अथॉरिटी को डेलीगेट करना पड़ेगा। अगर हम अंबानी अडानी की बात करते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे इंडिया में, अक्रॉस इंडिया, फॉरेन में भी फैली हुई है, तो सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा? डिसेंट्रलाइजेशन होगी। देन स्केलर चेन, जिसको हम हायरार्की भी कहते हैं, इसको हेनरी फ्यूल है वो स्केलर चेन कहते हैं। जैसे डिवीजन ऑफ द वर्क है, डेलीगेटेड अथॉरिटी है तो सबसे पहले ऊपर सुप्रीम अथॉरिटी आती है, उसके अंडर हैं वो अदर सबॉर्डिनेट्स हैं वो आते हैं। इस तरह स्केलर चेन लैडर की तरह बन जाती है। जो स्केलर चेन है जिसको हम हायरार्की कह रहे हैं, हम अपने नेक्स्ट सेशन में इस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर का मीनिंग है प्रोडक्टिव, पॉजिटिव ऑर्डर देना। पॉजिटिव ऐसे कि जिससे जो हमारा सबॉर्डिनेट है उसको ये ना लगे जे हमको कमांड दे रहा है, इससे नेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, ईगो फैल रही है। इसका मीनिंग ये होना चाहिए हम अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो उसको कमांड भी ऐसे देनी है जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें एफिशिएंसी इंक्रीज हो, इसमें अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो। नेक्स्ट इज इक्विटी। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर हैं सभी इक्वल होते हैं और सबके साथ इक्वल ही ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। जो पर्सोनल है, एम्प्लॉय है, उनका टेन्योर भी स्टेबल होना चाहिए। इसमें दो मीनिंग बताते हैं। पहले जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको पता है कि जो मेरी जॉब है यहाँ पर सिक्योर है, अगर मैं एफिशिएंटली वर्क करता हूँ तो मुझे कोई डेंजर नहीं है मेरी जॉब को, तो वो क्या करेंगे? डेडिकेशन के साथ वर्क करेंगे। एंड इसके बाद वो कहते हैं इसके लिए स्टेबिलिटी के लिए एक जरूरत और भी है, अगर कोई वैकेंसी क्रिएट होती है इसको इमीडिएटली फिल करना भी जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। वर्कर है, वर्कर को इनिशिएट करना चाहिए। अगर उसके पास कोई प्लानिंग है तो प्लानिंग को फॉर्मुलेट कर उसको कैसे इंप्लीमेंट करनी है, अगर हम उसको जो अथॉरिटी देंगे तो इससे काम बहुत अच्छा होता है। लास्ट वन इज ये सेपरेट द कॉर्प्स। मीनिंग क्या है? हमको स्पिरिट के साथ, हमको यूनिटी के साथ काम करना है। अगर हम ग्रुप स्पिरिट के साथ काम करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है जो कलेक्टिव वर्क करती है तो इससे टीम वर्क है वो क्रिएट होगा। अगर टीम वर्क होते हैं तो एफिशिएंसी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इस तरह हेनरी फ्यूल है, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से प्रिवेल करते हैं। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन की है। नेक्स्ट सेशन में हम हायरार्की प्रिंसिपल हैं जे करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।